Students, welcome to lecture number 6 of Liquid Solutions. Myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस वीडियो में जो हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है हेडिंग नंबर 2.4 एडिशन ऑफ अ वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ वोलेटाइल सॉल्वेंट both of which are immiscible. Volatile solute is added to volatile solvent and they are immiscible. Immiscible मतलब जैसा ऑयल और वाटर होता है, ऑयल और वाटर मिक्स नहीं होते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं इमिसिबल। ठीक है, अब वोलाटाइल सॉल्यूट और वोलाटाइल सॉल्वेंट दोनों ही वोलाटाइल है, तो जनरली लिक्विड्स ही वोलाटाइल होते हैं, तो दोनों लिक्विड है। तो ये क्या कह रहा है, ईच लिक्विड विल बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर एंड विल एक्सर्ट इट्स ओन वेपर प्रेशर। ऐसा सोल्यूशन हम किस तरह से बनाते हैं, जैसे हमने दो इमिसिबल लिक्विड्स हैं, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो हॉट लिक्विड बी पास किया जाता है लिक्विड ए में। लिक्विड ए की डेंसिटी ज्यादा है तो वो लोअर लेयर बनाएगा और लिक्विड बी की डेंसिटी कम है तो वो अपर लेयर बनाएगा। तो यहाँ पे स्पेशल बात ये है कि सिंस दे आर इमिसिबल, इमिसिबल है मतलब दो अलग अलग लेयर्स बना लेंगे, तो ऐसे में ईच लिक्विड विल बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली बिहेव करेंगे। दोनों लिक्विड्स दो अलग अलग लेयर बना लेंगे। देखिए, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बी द सम ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ बोथ द वोलेटाइल लिक्विड्स। ये तो है ही, इन दोनों का जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्लस वेपर प्रेशर ऑफ बी। तो हम लिखेंगे पी टोटल इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। अब पी ए क्या होता था, पहले जब मिसिबल सोल्यूशन होते थे तब पी ए होता था पी ए नॉट इंटू एक्स ए और पी बी होता था पी बी नॉट इंटू एक्स बी। पर यहाँ पर जब इमिसिबल सोल्यूशन है, मतलब दोनों दो लेयर बना रहे हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट दो लेयर अगर बना रहे हैं, तो एक्स ए भी क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। मतलब मोल फ्रैक्शन की बात नहीं हो रही, अगर मोल फ्रैक्शन तब होता है जब एक मिसिबल सोल्यूशन बनता है, यहाँ पे मिसिबल सोल्यूशन ही नहीं बन रहा है, दो लेयर्स बन जा रही हैं अलग अलग, एंड दोज लेयर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए भी 1 है, बी भी 1 है, मतलब पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। सो दिस इज द टोटल प्रेशर ऑफ द सिस्टम। टोटल वेपर प्रेशर किसके बराबर हो गया, पी टोटल पी ए नॉट और पी बी नॉट के सम के बराबर। तो ये क्या कह रहा है, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। ये कांस्टेंट ही रहेगा, ये भी एक कांस्टेंट होता है, ये भी एक कांस्टेंट होता है। पी ए नॉट का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी बी नॉट क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। सो द टोटल प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज बोथ द वोलेटाइल लिक्विड्स आर प्रेजेंट। एज लॉन्ग एज दोनों मौजूद हैं, द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट and will not depend on the amount, on the relative amounts of the two liquids। मतलब इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि लिक्विड ए कितना है, लिक्विड बी कितना है। हाँ, एज लॉन्ग एज दोनों है तो इस सिस्टम का वेपर प्रेशर क्या होगा, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट। बस दोनों होने चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि ज्यादा है कि कम है, टू लेयर शुड बी प्रेजेंट। फिर अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, एक बार जरा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखो। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड सिस्टम, any liquid का boiling point, the boiling point of a liquid system is the temperature at which its vapor pressure becomes equal to external atmospheric pressure। मतलब बाहर से जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, अगर उतना प्रेशर हमारे लिक्विड सिस्टम का हो जाए, मतलब सिस्टम का प्रेशर यानी सिस्टम का वेपर प्रेशर अगर एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वेपर प्रेशर ऑफ द सिस्टम विल बिकम इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो जो टेम्परेचर है उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब ऐसे सिस्टम का टोटल प्रेशर क्या है, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट के बराबर। तो सिंस द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ अ मिक्सचर containing immiscible volatile liquids is greater than that
of either of the pure constituents, total pressure is greater than either of the pure constituents, thus the mixture will boil at a temperature which is lower than the boiling point of either of the pure constituents. भाई इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है ना इन दोनों से, तो ज्यादा वेपर प्रेशर है मतलब ये जल्दी बॉईल हो जाएगा, लो टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे भी कम होगा और इससे भी कम होगा। मतलब मान लो ये वाटर और क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो वाटर में इमिसिबल होगा, एक लेयर की तरह होगा। तो मान लो वाटर कितने टेम्परेचर पे बॉईल होता है, वाटर तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉईल होता है, क्लोरोबेंजीन लगभग 130-140 डिग्री पे बॉईल होता होगा। पर जो इन दोनों का मिक्सचर है, वाटर और क्लोरोबेंजीन का जो मिक्सचर है 2 लेयर्स वाला, वो मिक्सचर इन दोनों से ही कम टेम्परेचर पे बॉईल हो जाएगा। मतलब इनका जो मिक्सचर है वो अराउंड 90 डिग्री पे ही बॉईल हो जाएगा। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन में क्या होता है, एक लिक्विड वाटर होता है और दूसरा लिक्विड कोई इमिसिबल लिक्विड, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अगर इस मिक्सचर का टोटल वेपर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, कांस्टेंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड मिक्सचर will remain constant as long as two layers are present, as the total vapor pressure is independent of the relative amounts of the two constituents। तो बस दो लेयर अगर प्रेजेंट है, एक बहुत ज्यादा है एक कम है, उससे मैटर नहीं करता, as long as two layers are present the boiling point of the liquid mixture will remain constant। एंड कितना होगा बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बेनिफिट है स्टीम डिस्टिलेशन का कि कम टेम्परेचर पे ही बॉयल हो जाते हैं दोनों। तो कम टेम्परेचर पे हो जाते हैं तो अच्छा है ना, हमारी एनर्जी का कॉस्ट बचेगा। सो एज लॉन्ग एज द two layers are present, as the total vapor pressure is independent of the relative amounts of the two constituents। x से और xb पे डिपेंड नहीं करता है, अमाउंट्स पे डिपेंड नहीं करता है। So this forms the basis of steam distillation in which one of the volatile liquids is water। दूसरा volatile liquid क्या होगा, कोई organic compound जो water में soluble नहीं होगा। हमारा जो immiscible mixture है, इस immiscible mixture के ऊपर जो vapors बने होंगे, हम उनके vapors के composition की बात करें तो वेपर्स का कंपोजिशन हम दे सकते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से। क्या कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर्स, ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके बराबर होगा, पी नॉट ए के बराबर होगा। ये पहले तो पी नॉट ए इंटू एक्स से लिखते थे हम, पर अब इसको किसके बराबर लिखेंगे, पी नॉट ए के बराबर। तो पी नॉट ए किसके बराबर होगा, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। सिमिलरली प्रेशर ऑफ बी क्या है, पी नॉट बी, वो किसके बराबर होगा, टोटल प्रेशर इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। यही तो कहता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, partial pressure of A is equal to total pressure into mole fraction of A, partial pressure of B is equal to total pressure into mole fraction of B। यहाँ पर where YA and YB represent the mole fraction of A and B in the vapor phase। तो ये vapor phase के composition की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। Suppose Na and Nb are the moles of A and B in the vapor phase। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ये वाई और वाई बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज। अब जो हमारी इक्वेशन 2 थी उसको अगर इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दे तो हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या थी, पी टोटल इंटू वाई बी इज इक्वल टू पी नॉट बी, और उसको डिवाइड कर दिया इक्वेशन 1 से, यानी पी टोटल इंटू वाई इज इक्वल टू पी नॉट ए। तो यहां से हमें क्या मिल गया, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू वाई बी बाय वाई ए, और वाई बी बाय वाई ए को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यानी यहां से क्या मिल गया, एन बी अपॉन एन ए। तो इनके जो प्रेशर्स का रेशो है वही इनके मोल्स का रेशो भी देगा वेपर फेज में। तो अगर आपसे वेपर फेज में बी के मोल अपॉन ए के मोल कितने होंगे या कंपोजिशन पूछा जाए
तो सिंपली मोल्स ऑफ बी अपॉन मोल्स ऑफ ए इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर बी अपॉन प्रेशर ऑफ प्योर ए, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिक्विड्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर बिहेव कर रहे हैं। तो ये एक रिजल्ट हो गया इसका, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। इसमें एक रिजल्ट क्या आ गया, पी नॉट बी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी बाय एन ए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को हम लिख सकते हैं वेट ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को लिख देते हैं वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो हमारे पास ये आ जाएगा पी नॉट बी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। अब यहां से डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू ए क्या आ गया, वो हो गया पी नॉट बी इंटू एम बी अपॉन पी नॉट ए इंटू एम ए। और ये डब्ल्यू बी बाई डब्ल्यू ए क्या बता रहा है, उनके वेट का रेशो बता रहा है। किसमें, वेपर्स के अंदर वेट्स का क्या रेशो होगा बी और ए का। तो दस द मासेस ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स इन द वेपर, वेपर को हम क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। तो इन द वेपर कंस्टिट्यूएंट का मास किस रेशो में होगा, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर मास एंड वेपर प्रेशर। अब ये एक क्वेश्चन करिए, यहां पर हमें दिया है द इमिसिबल लिक्विड सिस्टम कंटेनिंग एनिलीन एंड वाटर। एनिलीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वाटर के साथ एनिलीन कैसा मिक्सचर बनाएगा, इमिसिबल मिक्सचर। दिस मिक्सचर बॉइल्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए ये कम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है, वाटर के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पे कर रहा है और एनिलीन के टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर पर बॉईल कर रहा है। So it boils at 98 degrees centigrade under a pressure of 760 millimeter. At this temperature, the vapor pressure of water is 700 millimeter. If aniline is distilled in steam at 98 degrees centigrade, what percent of the total weight of the distillate will be aniline? Distillate मतलब जो वेपर्स बनेंगे ऊपर सिस्टम के, उन वेपर्स का जो टोटल वेट है उसमें एनिलीन का परसेंट बाय वेट क्या है। तो इस बार एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से आंसर निकालिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। होपफुली आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहां पे दिया है इमिसिबल लिक्विड सिस्टम कंटेनिंग एनिलीन एंड वाटर। एनिलीन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर में क्या होगा, इमिसिबल होगा। बॉइल्स एट 98 डिग्री सेंटीग्रेड अंडर अ प्रेशर ऑफ 760 mm। अब यहां लिखा है ये मिक्सचर बॉइल हो रहा है। बॉइल कब होता है, जब सिस्टम का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो, मतलब सिस्टम का प्रेशर कितना होगा, 760 mm के बराबर। तो इसको हम कैसे लिख लेते हैं सिंपल भाषा में, कि सिस्टम का प्रेशर है 760 mm। अब सिस्टम का प्रेशर क्या होगा, प्रेशर ऑफ एनिलीन प्लस प्रेशर ऑफ वाटर। तो ये कितना है, 760 के बराबर। एट दिस टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 700। मतलब सिर्फ वाटर का वेपर प्रेशर कितना है, 700। तो प्रेशर ऑफ एनिलीन कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ एनिलीन हो जाएगा 760 माइनस 700 यानी 60। तो ये दो चीजें हमें पता चल गई। अब ये क्या कह रहा है, इफ एनिलीन इज डिस्टिल्ड इन स्टीम, स्टीम मतलब वाटर, so if aniline is distilled in steam at 98 degrees centigrade, what percent of total weight of the distillate, distillate मतलब vapors, तो vapors में एनिलीन का वेट परसेंट कितना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने रिजल्ट निकाला था वो क्या था कि वेट पी नॉट डब्ल्यू बाय पी नॉट ए, ये क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर को क्या लिख दिया, वेट ऑफ वाटर
अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए को क्या लिख दिया, वेट ऑफ ए अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। तो यहां से हमें क्या मिल गया था, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ एनिलीन। ये किसके बराबर होगा, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ एनिलीन, ये होगा पी नॉट ऑफ वाटर इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ एनिलीन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनिलीन। तो यहां तक आ गया। अब इसके बाद सॉल्व करना है। तो व्हाट परसेंट पूछ रहा है। तो अगर डिस्टिलेट का वेट सपोज 100 ग्राम है, तो उसमें वाटर का वेट कितना है, यही पूछा है ना, कि एनिलीन का वेट परसेंट पूछा है। मान लेते हैं वाटर का वेट परसेंट है x, तो एनिलीन का वेट परसेंट क्या हो जाएगा, 100 माइनस एक्स। मतलब यहां से हमें क्या मिल गया, x अपॉन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू पी नॉट ऑफ वाटर जो कि है 700 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर वो है 18 डिवाइडेड बाय पी नॉट ऑफ एनिलीन वो है 60 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनिलीन। एलिनीन का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, एनिलीन क्या होता है ये, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, C6H7, 72 प्लस 7 इज 79 प्लस 14, तो मॉलिक्यूलर वेट एनिलीन का आ जाएगा 93। यहां पर x क्या है, लेट्स से x इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर, सॉरी x इज द वेट ऑफ वाटर इन द डिस्टिलेट। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी यहां से, x अपॉन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 700 इंटू 18 अपॉन 60 इंटू 93। तो ये कितना आ जाएगा, 700 इंटू 18 डिवाइडेड बाय 60 डिवाइडेड बाय 93, ये आ गया 2.258, यानी x अपॉन 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2.258, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2.26। अब ये मैं रब कर देता हूं इस साइड का ताकि हम आंसर निकाल ले। तो मुझे यहां से क्या मिल जाएगा, x इज इक्वल टू 226 माइनस 2.26x, यानी 3.26x इज इक्वल टू 226। तो x कितना आ गया, 226 अपॉन 3.26। तो ये कितना आएगा, 226 डिवाइडेड बाय 3.26, ये आ जाएगा 69.325, मतलब 69.33%। मतलब परसेंट ही है ना, 100 ग्राम में वाटर का वेट कितना है, 69.33। तो परसेंट ऑफ वाटर क्या हो गया इन डिस्टिलेट, हो गया 69.33%। और परसेंट ऑफ एनिलीन क्या हो गया इन द डिस्टिलेट, सो दिस माइनस 100 या 100 माइनस दिस, ये आ गया 30.67%। So that's how we have to do such questions of steam distillation.